गुड मॉर्निंग बच्चों। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम केंद्र सरकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और केंद्र सरकार में हमने देखा कि एक संघ की संसद होगी और उस संसद किन किन लोगों से मिलकर के बनेगी, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। राष्ट्रपति और संसद के दो सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के संयुक्त नाम को संसद कहते हैं। ये सारी चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। हमने लोकसभा की शक्तियाँ, लोकसभा की संरचना, इन सब को भी पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमारी चल रही है राज्यसभा की संरचना। हमने पिछले वीडियो, कल के वीडियो में पढ़ा था कि राज्यसभा के उम्मीदवार की योग्यताएं क्या होती हैं, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी। आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के कार्य। आज क्या करेंगे? राज्यसभा के कार्य। तो देखिए कौन कौन से कार्य करती है राज्यसभा। राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा के कार्य। तो देखिए राज्यसभा को लोकसभा के बजाय निम्न शक्तियां, यानी शक्तियों में राज्यसभा लोकसभा से कमजोर है, लेकिन फिर भी लोकसभा की तरह राज्यसभा भी अपना कार्य करती है। तो सबसे पहले आता है राज्यसभा विधायी कार्य। विधायी कार्य। जिस तरीके से लोकसभा कानून निर्माण में भाग लेती है, उसी तरीके से राज्यसभा भी कोई भी विधेयक जब पास किया जाता है, किसको छोड़ करके? वित्त विधेयक को छोड़ करके किसी भी विधेयक पर राज्यसभा का भी अनुमोदन जरूरी होता है। उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के, उपस्थित सदस्य प्लस मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा किसी विधेयक को पास कर देती है, तभी वह विधेयक पास माना जाता है। अर्थात कोई भी नया विधेयक लाया जाता है, किसको छोड़ करके? वित्त विधेयक को छोड़ करके। वित्त विधेयक को छोड़ करके कोई भी विधेयक यदि पास कराना होता है, तो जिस तरीके से लोकसभा में उपस्थित सदस्य प्लस मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्य उस विधेयक को पास नहीं कर देते, तब तक वो विधेयक पारित नहीं माना जाता है। वो प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया राज्यसभा में होती है। राज्यसभा में भी उपस्थित सदस्यों के 2/3 प्लस मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो तभी जाकर के वो विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। अर्थात विधायी शक्ति का मतलब है कोई भी नया कानून बनाया जाता है, कोई भी नया कानून बनाया जाता है, कोई भी नया कानून बनाया जाता है, तो राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही अधिकार
प्राप्त हैं। ठीक है, लोकसभा के सभा को भी लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। क्या कहा है यहाँ, विधायी कार्य कोई भी नया कानून बनाया जाता है तो राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। जिस तरीके से 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित होता है वो उसी तरीके से राज्यसभा में भी उसे अनिवार्य होता है पास होना। ठीक है, ये आए विधायी कार्य कोई भी विधेयक। संशोधन संबंधी अगला आता है संशोधन संबंधी कार्य। संशोधन संबंधी कार्य, संशोधन संबंधी कार्य का मतलब होता है कि संविधान, क्योंकि हमारा संविधान कैसा है, परिस्थिति के अनुसार जीवंत संविधान है। परिस्थिति के अनुसार हमारे संविधान में समय समय पर परिवर्तन संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जैसी परिस्थिति बनती है उसी तरीके का नया कानून बनाना पड़ता है, इसलिए हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो हमारे जो संविधान में संशोधन होते हैं वो संशोधन की जो शक्ति है वो जिस तरीके से लोकसभा को संशोधन की शक्ति प्राप्त है उसी तरीके से राज्यसभा को भी संशोधन की शक्ति प्राप्त होती है। संशोधन में राज्यसभा भी भाग लेती है तो लोकसभा भी भाग लेती है। अभी मैं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से लोकसभा के 2/3 बहुमत से उपस्थित सदस्यों, मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि लोकसभा पास कर देती है संशोधन को तो उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है राज्यसभा। दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। संशोधन के मामले में भी संशोधन का कार्य भी राज्यसभा करती है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किए जाते हैं और इस तरीके से संशोधन का कार्य भी कौन करती है, राज्यसभा करती है, लोकसभा के समान ही। अगला आता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य देखिए, लोकसभा की शक्ति की बजाय राज्यसभा को कमजोर शक्ति प्राप्त है, यानी शक्तियों के मामले में कमजोर है। ठीक है, लोकसभा अब वित्तीय शक्ति के मामले में जो लोकसभा को जो शक्ति प्राप्त है उतनी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो वित्त का कार्य करती है, क्योंकि जो आय व्यय का जो बजट है प्रतिवर्ष, बजट क्या होता है, प्रतिवर्ष आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, बजट पास कहलाता है। तो सबसे पहले वित्त विधेयक कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। सबसे पहले वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा के अनुमोदन के लिए जाता है। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में, वित्तीय कार्य के मामले में जो लोकसभा को जो शक्ति प्राप्त है वो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। केवल क्या करेगी, वित्त विधेयक को लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और लोकसभा में वित्त विधेयक पास होने के बाद कहा जाता है, राज्यसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा को 14 दिन के
अंदर 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 अनुमोदन करना होता है। ठीक है, तो देखिए वित्त के मामले में लोकसभा की बराबर शक्तियां प्राप्त नहीं है। वित्त के मामले में, वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा से कमजोर है राज्यसभा। क्यों? क्योंकि वित्त विधेयक है जो सबसे पहले कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद कहां जाता है, राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अनुमोदन करना होता है। अन्यथा यदि 14 दिन के बाद वो अनुमोदन नहीं कर, 14 दिन तक भी वो अनुमोदन नहीं करती है तो वो पारित मान लिया जाता है। तो ध्यान रहे, वित्त विधेयक को राज्यसभा, एक प्रश्न बनता है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक विलंब कर सकती है, तो क्या बताओगे? 14 दिन तक विलंब कर सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक राज्यसभा क्या कर सकती है? वित्त विधेयक को विलंब कर सकती है। वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। ठीक है भाई। अगला कार्य जो आता है वो आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। नियंत्रण देखिए कैसे रखती है ये कार्यपालिका जो होती है, यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवहारिक रूप से किसके प्रति? वैसे संसद के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन हम देखें तो मंत्रिपरिषद जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। लेकिन जो मंत्री बनाए जाते हैं वो राज्यसभा से भी लिए जाते हैं तो लोकसभा से भी लिए जाते हैं। अब देखिए वो कैसे नियंत्रण कैसे रखती है? काम रोको, प्रश्न पूछो, निंदा प्रस्ताव पारित करके, इस तरीके के कई सारे चीज होते हैं जो कि कार्यपालिका की जो मनमर्जी है उस पर नियंत्रण रखते हैं। उस पर अंकुश रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। तो देखिए कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य भी क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य क्या करती है? राज्यसभा करती है। राज्यसभा कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर प्रश्न पूछो, कैसे? काम रोको है ना, प्रश्न पूछकर निंदा के द्वारा, तो ये होते हैं। इन सबके द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। देखिए कार्यपालिका में जो मंत्री बनाए जाते हैं वो राज्यसभा से भी लिए जाते हैं तो लोकसभा से भी लिए जाते हैं। इस तरीके से ये नियंत्रण रखते हैं। इस तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ठीक है भाई। अब आता है अगला विविध कार्य। विविध कार्य में देखिए क्या आता है? विविध कार्य में नंबर 1 निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य
कार्य सलाह परामर्श ये सारे विविध कार्य में। अब देखिए निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य का मतलब होता है कि राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचन का कार्य भी करते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी मतदान करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो निर्वाचन संबंधी कार्य का मतलब होता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, निर्वाचन का कार्य करते हैं। ठीक है। और उपराष्ट्रपति में भी मतदान का कार्य करते हैं। अपना जो उपाध्यक्ष चुना जाता है तो वो राज्यसभा से ही चुना जाता है, तो ये निर्वाचन संबंधी कार्य भी करते हैं। ठीक है। पदच्युत कार्य यानी पद से हटाना, पद से हटाना, महाभियोग लगा करके जिस तरीके से राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, कदाचार के में यदि वो आता है, आरोपित है, तो ऐसे व्यक्ति को पद से हटाने का जो कार्य करती है वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी करती है। महाभियोग लगाने का जो कार्य राज्यसभा में होता है ना, मतदान उपस्थित सदस्यों के 2/3 और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के साथ यदि महाभियोग राज्यसभा में पास हो जाता है या लोकसभा में पास हो जाता है, दोनों में पास होना जरूरी है, तो ये इसे कहते हैं पदच्युत जैसे संबंधी कार्य भी वो करती है। ठीक है। ये कार्य भी यदि पद से हटाना, किसी पर महाभियोग लगाने का कार्य भी राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। परामर्श कई बार सलाह देती है, सुझाव देती है कई मंत्रिपरिषद को, है ना। इस तरीके का जो कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगले आते हैं, ये आपको समझ आ गए होंगे, इसलिए इन्हें मैं मिटा देता हूं। अगला जो आता है अगला जो आता है वो है राज्यसभा के विशेष अधिकार। विशेष अधिकार यानी यहां आकर के लोकसभा से शक्तिशाली हो जाती है राज्यसभा। क्या हो जाती है? विशेष अधिकार। जो कई बार ये पूछा जाता है कि वे कौन से अधिकार हैं जो राज्यसभा को तो प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं। तो आज मैं वही विशेष अधिकार के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, नंबर 1, संविधान के अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है कि यदि राज्य सभा के द्वारा, यदि राज्यसभा के द्वारा
उपस्थित सदस्य उपस्थित सदस्य के 2/3 यानी 2/3 सदस्य एवं मतदान में भाग 2/3 सदस्य मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि यह विषय राज्य स्तर का न होकर राष्ट्रीय स्तर का है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। ठीक है भाई, देखिए क्या लिखा मैंने राज्यसभा के विशेष अधिकार में। तो पहला विशेष अधिकार आता है कि संविधान के अनुच्छेद 249 में ये कहा गया है या ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय स्तर का विषय घोषित करना, यानी राज्य विषय को यदि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि ये विषय राज्य स्तर का ना होकर के राष्ट्रीय स्तर का है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है संसद को। अर्थात किसी राज्य स्तर के विषय को राष्ट्रीय स्तर का विषय घोषित करने का जो अधिकार है वो किसको है भाई? केवल राज्यसभा को होता है। किसको होता है? केवल राज्यसभा को होता है। किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य स्तर के विषय को राष्ट्रीय स्तर का विषय घोषित कर सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि यदि राज्यसभा के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि ये राज्य स्तर का विषय न होकर के राष्ट्रीय स्तर का विषय है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है संसद को। तो ये विशेष अधिकार में आता है। नंबर दो जो होता है वो होता है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। ठीक है, अनुच्छेद 312। कितने अनुच्छेद? 312 अनुच्छेद में यह व्यवस्था है
देखिए, हमारे जितने जो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन की जाती है, नई यदि अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है तो राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा सदस्य 2/3 सदस्य उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जाए। तो नई भारतीय अखिल सेवा यानी नई क्या कहा है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का जो अधिकार दिया जाता है संसद को, वो भी राज्यसभा के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रहे 312 अनुच्छेद 312 में इस तरीके का विवरण दिया गया है। जिस तरीके से अखिल भारतीय सेवा में आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में आता है IPS, है ना, और प्रशासनिक सेवा में आता है IAS, IF, और वन विभाग में आता है IFS। तो इस तरीके से इनके अलावा भी कोई यदि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो ये व्यवस्था की गई है कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी होगा जब इस बात का प्रस्ताव पारित कौन सा सदन करेगा, राज्यसभा करेगा। कौन करेगा, राज्यसभा करेगा, तब जाकर के ही नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है। तो ध्यान रहे, आपसे यदि कोई पूछता है, आपसे कोई पूछता है कि राज्यसभा के विशेष अधिकार कौन से, या ये कहे कि वो ऐसे कौन से अधिकार हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, राज्यसभा को प्राप्त हैं। शक्ति के मामले में यदि हम बात करते हैं तो यानी जो लोकसभा की जो शक्तियां हैं उनसे कमजोर शक्ति प्राप्त हैं राज्यसभा को। क्या है, किससे कमजोर शक्ति प्राप्त है? शक्ति के मामले में राज्यसभा कमजोर है लोकसभा से। आपको पता होना चाहिए कि वहां 245 सदस्य बैठते हैं, तो वहां कितने बैठते हैं, 545 सदस्य बैठते हैं। शक्ति के मामले में हम बात करते हैं तो लोकसभा से कमजोर शक्ति मिली हुई है, कम शक्ति के मामले में लोकसभा से कमजोर है राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा के पास जो दो विशेष अधिकार हैं, वो विशेष अधिकार हैं जिनका वे विशेष अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं होते हैं। किसको प्राप्त नहीं है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि वो विशेष लोग राज्यसभा के वे विशेष अधिकार बताइए जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त हैं, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो हम इन अधिकारों के बारे में, ये विशेष अधिकार हैं जो केवल किसको प्राप्त हैं, केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहला आता है 249 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य स्तर के विषय को राष्ट्रीय स्तर का घोषित करना। तो इसका प्रस्ताव भी कौन प्रस्तुत करेगा, कौन पारित करेगा इस प्रस्ताव को, राज्यसभा। कैसे करेगी, सदस्यों के 2/3 प्लस उपस्थित यानी उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या कर देती है, इस प्रस्ताव को पारित कर देती है। तो राज्य स्तर के विषय को राष्ट्रीय स्तर का विषय घोषित कर दिया जाता है संसद के द्वारा। अर्थात संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। नंबर 2, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। कौन सा आता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यदि इनके अलावा कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है तो इस का नई सृजन भी राज्यसभा के द्वारा ही अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत प्लस मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस तरीके का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो ध्यान रहे, ये हमारे राज्यसभा के विशेष अधिकार आते हैं। तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा और हमारे इस को लगातार आप देखते रहें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके, एग्जाम में आप भ्रमित ना हो। तो ये देखते रहिए लगातार। धन्यवाद।